ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो 2006 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने बुनकरों को फ्लैट रेट पर सस्ते दर पर बिजली फराहम की थी। और ऐसा सरकार ने इसलिए किया था कि ये उद्योग जो बहुत छोटा उद्योग है जिसमें करोड़ों लोग लगे हुए हैं, इस सनत को बचाया जाए, तो बहुत सस्ते रेट पर विद्युत फराहम की थी। 2019 में ये बीजेपी की सरकार ने उसको फ्लैट रेट को ख़त्म करके बिल सिस्टम नाफिज कर दिया, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहे हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी की सरकार अगर फिर बनती है तो इस पूरी पुरानी व्यवस्था को नाज़रीन आदाब, आपकी बात से मैं अरशद जमाल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता घोसी लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी आदरणीय राजू राय जी हमारे पास साथ हैं आज आपकी बात के साथ। आज हम कुछ राष्ट्रीय और प्रदेश के अहम मुद्दों पे बात करेंगे। आपकी बात में सर आपका बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं बिहार के चुनाव पे चाहता हूं कि बिहार के चुनाव का जो चुनाव के बाद जो एग्ज़िट पोल आया, तो एग्ज़िट पोल के नतीजे कुछ और थे और जो रिज़ल्ट आया अंतिम वो नतीजे कुछ और थे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? लोकतंत्र का चीरहरण किया गया और जो सरकार दिल्ली में बैठी हुई है इसने इस बात को एक बार पुनः साबित कर दिया कि लोकतंत्र में और जनता के फैसले पर इसका कोई नहीं भरोसा है, न इसके मन में उसके लिए कोई सम्मान है। जो आखिरी फेज के जो उलटफेर हुए, जहां कभी 42 से कहीं 12 से कहीं 200-300 मतों से हराया गया, ये एक नंगा नाच हुआ। और मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि इस मुद्दे को लेकर पूरे विपक्ष को, आज बिहार में हुआ, कल यूपी में होगा, बंगाल में होगा, हर जगह ये करेंगे, क्योंकि ऐसे शासक इस समय सत्ता में हैं जिनका इतिहास ही गद्दारी के साथ रहा। देश के साथ इन्होंने आज़ादी से पहले क्या किया और देश आज़ादी के बाद ये लोकतंत्र के साथ आज गद्दारी कर रहे हैं। मतलब ये आपका मानना ये है कि उस चुनाव में धांधली हुई है और सरकार ने अपने सभी तंत्रों का प्रयोग करके जानबूझ के हराया है? ये तो हर आदमी कह रहा है, मीडिया ने कहा, लेकिन अब सच्चाई ये है कि जो आखिरी समय में फेरबदल किया गया, फर्जीवाड़ा किया गया, इससे सरकार आ तो गई है, लेकिन आज फिर बोल रहा हूँ ये सरकार टिकेगी नहीं। और जो सरकार का मुखिया होता है नीतीश कुमार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है सत्ता में रहने का, क्योंकि सरकार का जो मुखिया नीतीश कुमार था उनको तो रिजेक्ट कर दिया गया। ये बीजेपी की चाल थी कि जो आधी तो सरकार के खिलाफ थी ना, तो कैसे नीतीश कुमार के खिलाफ कम और बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा मिला। ये सब फर्जीवाड़ा है कि नीतीश को साइज में रख दिया जाए, उनके ऊपर रखकर अपने हुकूमत चलाया जाए, दो उप मुख्यमंत्री बना दिए। ये बीजेपी की बैकडोर पॉलिटिक्स का डर्टी गेम था। पूरे देश में इस वक्त जो है किसान आंदोलन कर रहा है और जो मिनिमम प्राइस है एमएसपी जो है वो लगभग 18 रुपये 40 पैसे है और जो बिक्री के लिए किसान 12 से लेकर 11-12 रुपये बेचने में मजबूर है। तो इस पर आप इसको कैसे देखते हैं? जब से सरकार आई है ना, मैं बोलता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि पता नहीं चाय बेचा था या नहीं बेचा था। अगर ट्रेन में चाय बेचा था तो ट्रेन को बेच दिया, और जिस अन्न को खाकर प्रधानमंत्री बना, चाहे आज भी जिंदा है, उन अन्नदाताओं की खेती को बेच दिया। आपने जहाज बेची, आपने रेल बेचा, आपने माइन बेचा, आपने ज़मीन बेचा, आपने सड़क बेचा, आपने समुद्र बेचा। बेचने के लिए अन्नदाताओं की खेती रह गई थी। ये जो धांधली हो रही है, एमएसपी प्राइस की बात कर रहे हैं, ये जो अभी जो नया कानून आया है उसमें जिस सरकार को इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर बोल दे कि प्राइवेट पार्टी एमएसपी से नीचे खरीदेगी तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और जो एमएसपी है आपने देखा, कहीं बोरे नहीं है तो दलाली नहीं है, फर्जीवाड़ा चल रहा है। और ये सारे पैसे मठ में और सुनील बंसल के पास जा रहे हैं, जो बीच के किसानों का लूटा जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? जैसे किसानों की तो बड़ी सरल छोटी सी मांग है कि जो एमएसपी आपका है, एमएसपी एक शर्त लगा दीजिए कि एमएसपी से नीचे कोई भी कारपोरेट घराना माल नहीं खरीदेगा अनाज। तो इसको सरकार को मानने में क्या दिक्कत है? सरकार आज कारपोरेट घरानों की बंधुआ मजदूर बनकर रह गई है। लोकतंत्र की सरकार है ये सरकार की जो नीतियाँ है, मैं आपको चेयरमैन से बता दूं, जो सरकार की नीतियाँ है सरकारी अधिकारी या राजनीतिक लोग नहीं तय करते हैं। न कैबिनेट में किसी मंत्री की औकात है कि अपनी स्पष्ट राय दे दे। मैं राजनाथ सिंह को उनके पुराने भाषण यूपीए के सरकार में जो किसान आंदोलन हो रहा है, तो मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि अपने पुराने भाषण यूट्यूब पर सुन ले, उन्होंने क्या कहा था और आज क्या हो गया, क्यों उनकी बोलती बंद है। इस सरकार में ये कारपोरेट घराने तय करते हैं कि कारपोरेट घरानों के हित में कौन सी नीति और आदेश होगा, उसको ये प्रधानमंत्री लागू करते हैं। ये बंधुआ किसानों के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की इस वक्त क्या भूमिका? समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेंगे, अंतिम समय तक विरोध करेंगे। और सरकारों को जो गिरवी रखने की साजिश है, सरकारों के भविष्य को जो बेचने की साजिश है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर दिए, कोई आपके सरकार का तो फिर किसानों का तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी, मैं किसानों को भरोसा देता हूँ, समाजवादी पार्टी आज भी लड़ेगी और सत्ता में आने के बाद उनके हक और उनके न्याय की बात करेगी। सभी सरकारी तंत्र जो हैं, जो ख़ास तरीके से वो सरकार की वो कंपनियां जो फ़ायदा पहुंचा रही हैं, उनके भी शेयर प्राइवेट कंपनियों को बेचे जा रहे हैं। तो इसके पीछे सरकार का क्या मंशा है? मैं बोला सरकार न देश के लिए काम कर रही है, न जनता के लिए काम कर रही है, न गरीब के लिए काम कर रही है, कारपोरेट घरानों के लिए काम कर रही है। आपको मैं बता दूं, कोरोना काल में जब पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर गुजर रहा और भारत में विशेष तौर पर जो हमारी जीडीपी इतनी गिर गई, सिर्फ 2 घराने अंबानी और अदानी के सारे डेब्ट क्लियर हो गए। लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया अंबानी के अकाउंट में आ गए। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये पहले उन्होंने मार्केट से सारे अपने सिस्टम जो चिले चपाड़े की कंपनियां हैं जिनके ऊपर इनका वो है इन्वेस्टमेंट कराए, अब लोन कम करेंगे और जो प्राइवेट सेक्टर अभी बेचा जाएगा सब अंबानी और अदानी के घर जाएगा। इन सारी बातों के बावजूद भी ये चुनाव लगातार जीत रहे हैं या अक्सर जीत ही जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या जनता तक सही तरीके से अपोजिशन बात नहीं पहुंचा पा रही सरकार की खराबियों को, या सरकार ने ऐसा तंत्र विकसित कर रखा है जिससे उनकी जीत सुनिश्चित हो जाती है? देखिए, सिर्फ एक वजह नहीं है, हाँ ये एक सच्चाई है। और मैं बड़े दुख के साथ कहूँगा कि जो सबसे मजबूत स्तंभ होता है जनता को, सरकार को संवाद स्थापित करने के लिए, सरकार को आईना दिखाने के लिए, मीडिया कहीं ना कहीं कमज़ोर का है, या अन्य शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। मीडिया न खुद पत्रकारिता के साथ न्याय कर रही है, न जनता के साथ न्याय कर रही है। वो सरकारी भाषा, जितने भी मीडिया हाउसेज है, सरकारी प्रवक्ता बनकर, इसका कारण क्या लग रहा है? क्योंकि सारे कारपोरेट घरानों के कब्जा हो गया मीडिया हाउसेज पर। 79% शेयर उनके पास है। जो पत्रकार आवाज़ उठाया गया तो उसके ऊपर जेल में डाल दिया जाएगा, उसको प्रताड़ित किया जाएगा या तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हर पत्रकार अर्नब गोस्वामी थोड़े होता है कि उसके लिए सरकार रातों रात लड़ देगी। और सबसे बड़ी दुख की तो बात है कि देश में आखिरी भरोसा न्यायपालिका से था। रात को 8:30 बजे अर्नब गोस्वामी की चिट्ठी जाती है, सुबह सुनवाई हो जाता है, बेल मिल जाता है। यूपी में पत्रकार सड़ रहे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास वक्त। तो ये न्यायालय पे भी आरोप है आपका? मेरा न्यायालय पर, मेरा नहीं, सबका आरोप है। और मेरी पहली बार अगर मैं न्यायपालिका पर अटूट विश्वास मेरा डगमगाया है तो इस प्रकरण से डगमगाया है। मुझे जब अगर मेरे पर मानहानि करना है, मुझे कंटेम्प्ट करना है, कर दे, मुझे जेल भेज दे। लेकिन ये कारण ये है कि बहुत सारे पत्रकार आज भी जेलों में बंद हैं, तो उन पत्रकारों पर कोई सरकार का फोकस नहीं, चूंकि वो सरकार के विरोधी थे। और सरकार के जो समर्थक पत्रकार हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट भी खड़ा हो जाता है। 4 दिन पहले पत्रकार को जिंदा जला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में अर्नब गोस्वामी ही एकमात्र ऐसे याची थे। हजारों लाखों गरीब पिस रहे हैं जेलों में, सुप्रीम कोर्ट के पास वक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मैं आरोप कहिए, सुप्रीम कोर्ट से मैं सफाई मांग रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट से सवाल खड़ा कर रहा हूँ। और लोकतंत्र में मुझे सवाल पूछने का हक है। अगर सवाल पूछना गुनाह है तो मैं गुनाह कर रहा हूँ। ये जो रोड बन रही है, जिसे NH हमारी है बनारस से लेकर गोरखपुर तक, ये 2013 में कांग्रेस ने शुरू की थी और इस सरकार ने आने के बाद फिर नए सिरे से उसका शिलान्यास किया, फिर भी वो सड़क आज तक नहीं बनी है। तो इसके पीछे क्या वजह आखिर है? इस पर आखिर ये सरकार में बहुत साल पहले, बताऊं 15 साल 20 साल पहले, एक उद्योगपति मित्र मेरा गुजरात से आया। मैंने पूछा कांग्रेस में और मोदी के राज्य में क्या फ़र्क है, तो बोला वो फाइल बंद करने के लिए पैसा लेते थे और ये फाइल वापस ना खोलने के लिए पैसा लेते हैं। तो पहला खेल इनका है वसूली तंत्र है। आपने धान की बात करी, धान में वसूली है। 1860 रुपया 65 रुपया का रेट है, 1200 रुपया पर किसान नहीं खरीद रहा है। कोई भी काम जब तक इनके मुंह में पैसा लग गया, जब तक इनके पास पैसा नहीं जाएगा, 5 बार जांच होगा। मैंने एक राष्ट्रीय चैनल पर एक दिन चुनौती दे दिया था भाजपा के प्रवक्ता को कि आप मठ से निकलिए और मेरे लोकसभा तक आइए, बड़हलगंज से दोहरी घाट अगर आ जाए, बिना अस्पताल के, बिना डॉक्टर के, बिना एम्बुलेंस के, तो कहिए। 500 से ज़्यादा जनपदों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनने और एक कार्यालय की लागत करोड़ों में है, तो इसकी जांच की बात आखिर कोई क्यों नहीं करता? जांच की बात करते हैं, लेकिन तुम ही मुजरिम हो, तुम ही गवाह हो, तुम ही जज हो वाली हाल है। आप याद करिएगा, नोटबंदी से पहले सारे जिलों में भारतीय जनता पार्टी के नाम से ज़मीन खरीद ली गई, बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई। कहाँ से पैसा आ गया सिर्फ इन्हें भी पता रहता है। देश की, दुनिया की सबसे धनी पार्टी है। जिस देश का किसान सड़कों पर आज ठंड में मर रहा है, उस देश की सत्ताधारी पार्टी की जो मुख्यालय है दिल्ली में, किसी 7 सितारा होटल को फेल करता है। तो
और जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। जब सड़कों पर किसान मर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी बनारस में जश्न कर रहे हैं। अमित शाह हैदराबाद में रोड शो कर रहे हैं। ऐसी निकम्मी, नालायक, संवेदन शून्य सरकार लोकतंत्र में भारत में कभी नहीं देखी गई थी। साधारण ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहा है, रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है और बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, जबकि एक बुलेट ट्रेन चलाने में जो खर्च आता है उससे 40 राजधानी जैसी अच्छी ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। एक सच्चाई ये है। दूसरी सच्चाई ये है कि बुलेट ट्रेनों का जो किराया होगा आपके और हमारे और किसी आम आदमी के बस की बात नहीं होगी। इनका मकसद किसी भी प्रोजेक्ट में ये नहीं रहता है कि जनता को लाभ मिले। इनका मकसद ये रहता है कि प्रोजेक्ट का आकार कितना बड़ा है, उसमें कमीशन कितना मिल जाएगा। जब सोच सिर्फ इतनी हो, मैं पूछना चाहता हूँ कि जितना अब बॉम्बे से अहमदाबाद की बुलेट ट्रेन का आपने किराया प्रस्तावित किया है, अगर उससे कम पैसे में हवाई जहाज से कोई आ जा रहा है तो ट्रेन से क्यों आएगा? क्योंकि आपको कमीशन चाहिए। आप एयर इंडिया को क्यों नहीं बचा रहे हैं? जितना पैसा बुलेट ट्रेन में लगाए, देश की राष्ट्रीय एयर सेवा एयर इंडिया बच गई होती। तो आपका मकसद तो बेचना है ना, क्योंकि एयर इंडिया डूबेगी तो आपको बेचने का मौका मिलेगा। कुछ दिन बाद एयर इंडिया भी बिक जाएगी। तो इन सारी चीज़ों में जो आप कह रहे हैं बातें, तो इससे तो सारी चीज़ों से यही लगता है कि जो बड़े उद्योगपति हैं यहाँ के, उनको सरकार लाभ पहुँचाना चाहती है और गरीबों को इसका पूरा बोझ जिनके गरीबों के सर पे आ रहा है, फिर भी गरीब इनको वोट दे रहा है। बड़े उद्योगपति सारे नहीं हैं, कुछ चुनिंदा इनके 10, 12, 14 उद्योगपति हैं, वही सरकार चला रहे हैं। गरीब इनको वोट दे रहा है, ये कहना थोड़ी ज्यादती होगी गरीब के साथ। क्योंकि मैंने एक बार पूछा था चैनलों पर कि आप बोलते थे ईवीएम खराब हो जाता है। जब ईवीएम खराब होता है गलती से तो उस पर कमल ही क्यों आता है? कभी साइकिल, हाथी, पंजा क्यों नहीं आता है? मशीन को खराब होती तो कुछ भी आ सकता है। तो गरीबों के साथ ज्यादती है। ये वो दिन न आ जाए जो चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति को जिस तरह से भागना पड़ा था। इन देश अंग्रेज के ऐतिहासिक गद्दारों, अंग्रेजों के दलालों को देश छोड़कर भागना पड़े। जब जनता सड़कों पर उतरेगी, भूखी नंगी सड़कों पर उतरेगी ना, तो जो दिन भर में 5 बार मेकअप होता है। आपने देखा जब पुलवामा का हमला हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी मेकअप करके अपने शूटिंग करवा रहे थे, और जब किसान सड़कों पर मर रहा था तो प्रधानमंत्री जी बनारस में फिर शूटिंग करवा रहे थे। जिस प्रधानमंत्री को अपने चेहरे, अपने कपड़े और अपने से मैं से शुरू और मैं से खत्म, वो देश के बारे में क्या सोचेगा? देश के बारे में कैसे सोच सकता है? ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जो 2006 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने बुनकरों को फ्लैट रेट पर सस्ते दर पर बिजली फराहम की थी, और ऐसा सरकार ने इसलिए किया था कि ये उद्योग जो बहुत छोटा उद्योग है जिसमें करोड़ों लोग लगे हुए हैं, इस सनत को बचाया जाए, तो बहुत सस्ते रेट पर विद्युत फराहम की थी। 2019 में ये बीजेपी की सरकार ने उसको फ्लैट रेट को ख़त्म करके बिल सिस्टम नाफिज कर दिया, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहे हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी की सरकार अगर फिर बनती है तो इस पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाएगा? राष्ट्राध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है। राष्ट्राध्यक्ष जी से व्यक्तिगत रूप से भी मेरी बात हुई थी जब ये आप लोग आंदोलन शुरू किए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था, लागू किया गया है। ये सरकार, अभी आपने फ्लैट रेट कर दिया, बिजली का रेट बढ़ा दिया। अभी तो एक नया घोटाला हुआ है, मीटरों से 30% अधिक चार्ज किया गया है, फर्जी मीटर लगाए गए। तो सरकार लूट रही है। तो खून पीने वाली सरकार है। मैं बुनकर भाइयों को आश्वासन देता हूं कि किसी भी सरकार के या किसी भी सामाजिक व्यवस्था में रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज़ होता है ना। अन्नदाता सड़क पर है, आप तन ढकने वाले लोग हो, आप लोग भी सड़कों पर हो, तो इनके राजमहल की छत तो गिरने से कोई बचा नहीं सकता। जब इनके राजमहल की छत गिरेगी, समाजवादी पार्टी में भरोसा रखिए, जब सरकार आएगी तो आपके साथ न्याय किया जाएगा। ये मैं पार्टी की तरफ से भी आश्वासन दे रहा हूँ। यहाँ आप लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो यहाँ के विधायक हैं मुख्तार अंसारी के नाम पे बहुत सारे लोगों की दुकानें और भवन का डिमोलिशन किया जा रहा है, मगर देखा ये जा रहा है कि वो सारे के सारे लोग तो समाजवादी पार्टी के हैं। आप जब उनकी जांच करेंगे तो उनका मुख्तार से कोई संबंध आपको नहीं निकलेगा। वो सारे के सारे लोग समाजवादी पार्टी के। तो ऐसा तो नहीं कि किसी की आड़ में समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ ये कार्रवाई की जा रही है। अभी तक जितनी भी कार्रवाई हुई है वो समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर ही कार्रवाई की गई है। मैंने कुछ हमारे मधुबन विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष का बिल्डिंग गिरा दिया गया, जिसको सरकार के कानून को लेखपाल ने क्लीन चिट दिया गया था। एक प्लाजा गिरा दिया गया, एक साथी के ऊपर उसके सारे लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। जो असली अपराधी हैं उनसे ये पैसा लेते हैं और आंकड़े बढ़ाने के लिए, क्रांतिकारी साथियों को दमन करने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। ये दोनों तरफ से लूट रहे हैं, यहाँ फाइलें खोल रहे हैं। जो असली अपराधी है या तो इनके शरण में है या तो इनको हफ्ता वसूलते हैं।
हैदराबाद में इस वक्त निकाय चुनाव कल संपन्न हुआ है, मगर आपने देखा होगा कि हैदराबाद के चुनाव में हमारे गृह मंत्री पहुंचे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे। तो इस छोटे से चुनाव में इन लोगों के जाने के पीछे आखिर क्या राजनीति है? इनको सत्ता की हवस है, इनको सत्ता कैसे भी चाहिए। योगी जी को शर्म नहीं आती है, नाम योगी का, कर्म गुंडों का, भाषा गुंडों का। आपके प्रदेश में आपकी जनता मर रही है, आप कभी बिहार चुनाव में जाते हैं, कभी हैदराबाद चुनाव में जाते हैं, उन बातों को क्यों नहीं करते हैं जो आपने चुनाव में वादे किए थे जनता से। आप बिहार चुनाव से निकले, अब हैदराबाद चले गए। यहाँ कोरोना काल में अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, आपके अधिकारी किसी के सुनते नहीं है, वसूली हो रही है, किसानों का धान खरीदा नहीं जा रहा है, बेरोजगारी महंगाई से लोग मर रहे हैं, इसके बारे में सोचने का फुर्सत नहीं है। जिला अस्पताल में मऊ में कोई भी वेंटिलेटर नहीं है, कोई भी मरीज जाता है, हम लोग तो रोज़ इसको देखते हैं कि बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, मगर यहाँ के जिला अस्पताल में किसी भी मरीज़ को आप ले जाएंगे तो सिवाय रिफ़र करने के और कोई काम नहीं करते हैं। यही एक सच्चाई है, ये एक सच्चाई है सरकार को आईना दिखाने के लिए और सरकार के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए। जहाँ मरीज मर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें योगी के भेष में टीवी चैनल पर बैठकर और अपने अधिकारियों से प्रेस नोट गिफ्ट के साथ भिजवा देते हैं, जो छप जाता है बड़े बड़े बयान, तो उससे हकीकत नहीं बदलने वाले हैं। जोगी हो, गरीबों की आह से डरो। जोगी जी को मेरी सलाह है, जोगी हो तो जोगी की तरह व्यवहार करो। जोगी अहंकारी नहीं होता, अहंकारी कभी जोगी नहीं होता, वो दोनों मिलकर कभी राजा नहीं होते। अभी आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जो सरकार है, सरकार के जो उसके तंत्र के साथ साथ जितने भी जमहूरी सिस्टम होते हैं, उस सारे जमहूरी सिस्टम को सरकार ने ताक पे रख दिया है। तो इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? समाजवादी साथियों, आपका इतिहास रहा है हल्ला बोल, अब वक्त आ गया है, मरना तो ऐसे ही है, कोरोना से अब क्यों डरे। बहुत जल्दी हम सारे समाजवादी साथी सड़कों पर उतरेंगे और इस सरकार को नाको चने चबवा देंगे। किसी भी प्रताड़ना का, किसी भी प्रताड़ित करने का एक सबब होता है, एक अंत होना चाहिए उसका। और दिन आ गया जब चिराग बुझता है तो भड़कता तेज है। ऐसे इनके कुकर में भड़क रहे हैं इस समय, इनका बुझने का वक्त आ गया है, इनके दिन ख़त्म होने वाले हैं। हम अब से लेकर 22 तक, जब तक सरकार का तख्ता नहीं पलट देंगे, हम अपने साथ भी अन्याय करेंगे और देश प्रदेश की जनता के साथ भी अन्याय करेंगे अगर इनके साथ तख्ता ना पलट सके। लोग जहाँ भी मैं जाता हूँ, गांव में आप देख रहे हैं बाढ़ आया, कोरोना काल शुरू हुआ, ये सरकार कहाँ थी? कहीं थी? सारे समाजवादी साथी थे ना, सड़क पर से लेकर वहाँ तक सारे समाजवादी साथी थे। ये लोग वहाँ फिर फोटो के लिए जाते हैं, तो उन जनता भूली नहीं है कुछ, जनता कुछ भूली नहीं, जनता ने तख्ता पलट दिया था। हमारे लिए एक सबक है बिहार चुनाव, हमारे लिए एक सबक है कि अगर हम सचक और सजग नहीं रहे और आज ही से आंदोलन नहीं शुरू किया तो ये कुछ भी कर सकते हैं। लोकतंत्र के चीरहरण करने वाले हैं, लोकतंत्र का गला घोटने वाले हैं। यह ऐतिहासिक गद्दार है चेयरमैन साहब, मैं बार बार बोलता हूँ कि इनके पॉलिटिकल डीएनए में गद्दारी है। फूट डालो राज करो, अंग्रेजों की इनसे सीखा है इन्होंने। पहले अंग्रेजों की दलाली करते थे, माफ़ी मांगने वालों की पार्टी है, दलाली करने वालों की पार्टी है, अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों की पार्टी है, इसमें ऊपर उद्योगपतियों के तलवे चाट रही है। कोविड का क्या आपका मानना है कि कोविड को इन्होंने पॉलिटिकल इस्तेमाल किया? जैसे बिहार में आप देख रहे हैं पूरी भीड़ हो रही है, कोई आपत्ति नहीं। हैदराबाद में योगी जी की अगर मीटिंग होती है या गृह मंत्री की मीटिंग होती है तो पूरी भीड़ है, कहीं कोरोना का कोई नियमों का पालन नहीं होता। और जहाँ इनके सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन होता है तो वहाँ कोरोना का बहाना देकर अनुमति नहीं। बिल्कुल सही कहा। ऐसे तो ये साबित होता है कि भाजपा वालों की कोविड से, कोरोना वायरस से रिश्तेदारी है, क्योंकि इनको नहीं काटता है। ये कहीं भी जा सकते हैं, इनके रिश्तेदार हैं या इनके इंपोर्टेड किए हुए हैं। कोई विपक्ष जाएगा, कोई आवाज़ उठाएगा तो कोरोना आ जाएगा। तो इस तरह कांड में कब तक रहें? कोरोना कब तक चलेगा? पहले दिया जलवाए, थाली जलवाए, सब कुछ करवाए, हिंदू मुसलमान बनाए, एक कम्युनिटी के लोगों को आपने टारगेट किया, सुप्रीम कोर्ट तक ने उसमें संज्ञान लिया। तबलीगी जमात की बात कर रहा हूँ। और आप बेनकाब हो चुके हैं। आप हर बार कोई ना कोई बहाना खोज लेते हैं, हर बार कोई ना कोई बहाना खोज लेते हैं। इतनी जाहिल और कमज़ोर सरकार हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं थी। जब आपको नेपाल जैसा देश घुस कर मारता है, आपको बांग्लादेश, आप मीडिया के साथियों ने नहीं दिखाया, प्रधानमंत्री का कुछ महीनों पहले, कोरोना से पहले बांग्लादेश ढाका जाने का कार्यक्रम था और वहाँ के 10 लाख बांग्लादेशी लोग सड़कों पर उतर गए थे कि अगर ये हमारे देश में आएंगे तो हम इनको घुसने नहीं देंगे। जिस बांग्लादेश के साथ हमारा अच्छा संबंध था, पाकिस्तान की बात करते थे, चीन हमारे सीमा में घुस आया। अब तो श्रीलंका ही बचा है, किसी दिन वो घुस जाएगा, बोलेगा कि आपने मेरे लंका का रावण को मारा था, हम थप्पड़ मार के चला जाएगा। ये मजबूत सरकार है जिसकी विदेश नीति फेल
अर्थव्यवस्था फेल, आंतरिक सुरक्षा फेल, सीमा सुरक्षित नहीं है, लोग सुरक्षित नहीं है, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। यह सुरक्षा की भावना पूरे देश में जो घर कर गई है, ये सरकार का अंत निश्चित करेगी। ये आप देख रहे थे कि राय साहब हर सभी सवालों का, चाहे राष्ट्रीय स्तर के हों, चाहे मकामी स्तर के हों, चाहे प्रदेश स्तर के हों, सभी सवालों का जवाब आपने बहुत बेबाकी से दिया और यही इनकी खूबी है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जनता के अंदर जागरूकता पैदा होगी, ये समाजवादी पार्टी का प्रयास है। तो आइए देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से आंदोलन की, कैसे समाजवादी पार्टी की शुरुआत होती है। ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी ने आंदोलन का मन बना लिया है, तो आने वाले दिनों में बहुत शायद सड़कों पर भी आंदोलन देखने को मिलेगा। आपकी बात से मैं अरशद जमाल।